नमस्कार दोस्तों, राधा कृष्णन एकेडमी पे मैं हिमांशु तिवारी आप सभी का स्वागत स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी में बॉटनी सब्जेक्ट को लेकर के मिसलेनियस सीरीज जो कि हमारी चल रही थी इसके पहले उसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, जिसमें कि पहला आपका क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है ग्रीक में। ए ऑप्शन दे रखा है ग्रीक, बी दे रखा है लैटिन, सी दे रखा है फ्रेंच, डी दे रखा है पुर्तगाली। तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका इस क्वेश्चन का वो ग्रीक है। लेकिन इसके साथ साथ हम और भी कुछ तथ्यों को जानते हुए चलते हैं। जैसे कि अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो हमने बताया भी था पहले, इसकी जो हमारी क्लासेस हुई थी तो उस पर हमने बोर्ड पे भी आपको बताया था कि बायोस का मतलब होता है लाइफ और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, बायोस प्लस लॉगस। ठीक है, जिसका बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो ये हो गया बायोलॉजी, और ये बायोलॉजी शब्द भी किससे है, ग्रीक भाषा से है। ऐसे ही एक और भी है वर्गीकी, जिसको हम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। और टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, क्रम से रखने का नियम। ठीक है, क्या होता है, क्रम से रखने का नियम। और जिसका अगर हम ग्रीक भाषा में अगर हम इसको बोलते हैं तो ये कहाँ से आया है, ग्रीक भाषा से आया है टैक्सोनॉमी। और जिसमें कि क्या होता है, टैक्सिस होता है, उसको क्या बोलते हैं लैटिन भाषा में, टैक्सिस बोलते हैं। और इस टैक्सिस का ही मतलब भी क्या है आपका, क्रम से रखना। ठीक है, तो ये वहाँ से आया है। ऐसे ही अगर हम जब चलते हैं तो आगे आता है एक पादप वर्गीकरण या प्लांट क्लासिफिकेशन बोलते हैं, प्लांट क्लासिफिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में। जो कि ये क्या है, प्लांट क्लासिफिकेशन जो दिया था वो 1813 में कैंडॉल ने दिया था। किसने दिया था, कैंडॉल ने। कब दिया था, 1813 में दिया था। ठीक है, और इसमें एक आपका वर्ड आता है सिस्टेमा, सिस्टेमा। और ये जो सिस्टेमा वर्ड है ये आपका लैटिन और ग्रीक दोनों भाषाओं से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, कौन सा, सिस्टेमा जो वर्ड है, जो वर्ड है आपका, ये किससे बना हुआ है, लैटिन और ग्रीक भाषा से बना हुआ है। ऐसे ही आपने एक और भी पढ़ा होगा कार्ल लीनियस के बारे में या कैरोलस लीनियस के बारे में। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस की एक फेमस बुक है जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछी अक्सर जाती है। ठीक है, तो इन्होंने एक बुक दी थी सिस्टेमा नेचुरी के नाम से। किस नाम से दी थी, सिस्टेमा नेचुरी, नेचुरी के नाम से दी थी। जो कब दी थी, 1735 में दी थी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बी ऑप्शन की तरफ जाते हैं जो कि लैटिन दे रखा है, तो लैटिन भाषा का जो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि जब हम कार्बन लिखते हैं तो कार्बन लिखने में हम सी का यूज़ कर देते हैं। तो अच्छा, हम कार्बन की भी स्पेलिंग क्या लिखते हैं, CARBON लिख देते हैं। तो उसका हमें फर्स्ट लेटर मिल गया सी, तो दैट इज़ हमारा सिंबल भी क्या हो गया, सी हो गया। ऐसे ही नाइट्रोजन में भी लिखते हैं तो नाइट्रोजन का N हो जाता है, हाइड्रोजन का H हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें कि हम उसका जो सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा चांदी के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं। तो सिल्वर का अगर हम लैटिन भाषा में अगर हम देखते हैं तो ऐसे तो इसका क्या हो जाना चाहिए, सिंबल S हो जाना चाहिए या SI हो जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। SI किसका होता है, सिलिका का हो जाता है, बालू। ठीक है, लेकिन इसका SI नहीं होता है। फिर इसका क्या हो जाता है, लैटिन भाषा में इसको बोलते हैं अर्जेंटम, और इसीलिए इसका सिंबल भी क्या होता है, AG हो जाता है। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, AG हो जाता है। और ऐसे ही हम तांबा, जिसको कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं, लेकिन इसका सिंबल अगर देखते हैं तो CO होना चाहिए वैसे अगर देखा जाए तो, लेकिन ये CO नहीं होता है। आप सभी जानते होंगे कि इसका क्या होता है, CU होता है। और ये CU कहाँ से आया, ये लैटिन भाषा से आया है। क्यों, क्योंकि लैटिन भाषा में इसको बोलते हैं क्यूप्रम। तो क्यूप्रम की वजह से इसका क्या सिंबल बन गया, CU बन गया। ऐसे ही शीशा है, शीशा को बोलते हैं लेड, और लेड का लैटिन भाषा में क्या होता है, प्लम्बम। इसीलिए इसका सिंबल भी क्या है, PB है। क्या है इसका सिंबल, PB है। ठीक है, और ऐसे ही सोडियम आता है, सोडियम का भी क्या होता है, नाइट्रियम होता है या नाइट्रियम होता है। तो नाइट्रियम में Na हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही आयरन भी है, आयरन का क्या होता है, Fe होता है, और इसका क्या होता है लैटिन भाषा में नाम, फेरस होता है। चलिए हम अगले ऑप्शन पे चलते हैं। इसी के सी दे रखा है फ्रेंच भाषा में। तो फ्रेंच भाषा का एक हमारे एनवायरमेंट तो इसमें परि प्लस आवरण या पर्यावरण, एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, पर्यावरण, और परि प्लस आवरण से बना हुआ है। तो पर्यावरण का मतलब क्या हो गया, जो जीव जो जीव को चारों ओर से घेरे रहता है उसी को क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं उसको, पर्यावरण बोलते हैं। जो जीव को चारों ओर से घेरे रहता है या उसका जो आवरण होता है जीव के चारों ओर का, वही हमारा क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। और जो एनवायरोनर है ये कहाँ से आया है, ये फ्रेंच भाषा से आया है। ठीक है, तो आगे अगर हम पुर्तगाली की बात करते हैं तो ये यहाँ पर हमारा हिंदी में हमको पढ़ना पड़ता है, वहाँ
पर हम पढ़ते हैं। तो ऐसे अगर हम देखते हैं कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ग्रीक होगा। आई होप आपको अभी तक जो भी मैंने जानकारियाँ दी हैं वो समझ में आ गई होंगी। तो आपके सामने सेकंड क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन दे रखा हुआ है, ए दे रखा है वर्गिकी, बी दे रखा है अनुवांशिकी, सी दे रखा है कार्यकी और डी दे रखा है पारिस्थितिकी। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं वर्गीकी की, तो वर्गीकी का मतलब इंग्लिश में भी हम जानते हुए चलेंगे कि क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है। और क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्टवाल्ड टिप्पो ने 1942 में पादप जगत का आधुनिक व जातीय वृत्ति वर्गीकरण किया था। या हम इसी को ही अगर इनकी बात करते हैं, इसको और डिस्क्राइब करने की बात करते हैं, तो इन्होंने क्या किया था कि 3 में इसको डिवाइड किया था, 3 सब फाइलम में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। ठीक है, थैलोफाइटा हम जानते हैं कि थैलोफाइटा के जो मेंबर्स या जो प्लांट्स होते हैं वो उसमें जड़, तना, पत्ती जो होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं या अल्प विकसित होती हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि नहीं पाई जाती हैं। अल्प विकसित होने की वजह से हम इनको क्या कहते हैं कि नहीं पाई जाती हैं। तो अगर हम इनकी जड़ों की बात करते हैं तो इसमें जड़ों की तरीके से संरचना होती है, लेकिन हम उसको जड़ नहीं कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, राइजॉइड्स बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, राइजॉइड्स बोलते हैं। ऐसे ही जब हम ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो इसमें जड़, तना, पत्तियां जो होती हैं वो पूर्ण तरीके से विकसित नहीं होती हैं, कुछ ही मात्रा में उसमें भी ब्रायोफाइटा में भी होती हैं, लेकिन होती हैं, इससे कुछ डेवलप्ड होती हैं, किससे, थैलोफाइटा से कुछ ज़्यादा डेवलप्ड फॉर्म में होती हैं। उसी के बाद में जब इन्होंने टेरिडोफाइटा की बात की, तो टेरिडोफाइटा में अगर हम बात करते हैं तो टेरिडोफाइटा में फर्न है, जैसे कि लाइकोपोडियम है, एजोला है, साल्विनिया है, ये सब इसके जो है प्लांट्स आते हैं। अगर हम टेरिडोफाइटा की बात करते हैं तो ये टेरिडोफाइटा हम किसको कहेंगे, कौन से प्लांट होंगे जिनको कि हम टेरिडोफाइटा बोलेंगे, ये इनकी क्या विशेषताएं होंगी। इन प्लांट्स की ये विशेषता है, ये नम और छायादार स्थानों पर उगने वाले होते हैं, उच्च श्रेणी के जटिल अपुष्पीय पौधे होते हैं, ठीक है, जिनका तना, पत्तियां तथा जड़ें तो विकसित होती हैं लेकिन फूल फल धारण नहीं करते हैं, मतलब फूल फल नहीं ले आते हैं इस पे। इनको हम क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइटा बोलते हैं। और जैसा कि हमने एग्जाम्पल आपको बताया है, एक बार मैं फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि फर्न है, लाइकोपोडियम है, एजोला है और साल्विनिया है, ये इसके जो है टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, और हमने ब्रायोफाइटा में एग्जाम्पल नहीं बताया आपको, ब्रायोफाइटा का जो एग्जाम्पल है वो मॉस है और रेक्सिया है, मार्केंशिया है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा इनके बारे में, तो ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए। अगर हम थैलोफाइटा की बात करते हैं तो थैलोफाइटा में आपके छोटे छोटे से आ जाते हैं, जैसे कि शैवाल हो गया, कवक हो गया, ठीक है, जीवाणु हो गया और आपका वायरस हो गया, ये सब किस में आ जाते हैं, थैलोफाइटा में आ जाते हैं। वैसे हम इनके बारे में और भी फंजाई के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, उसको अलग ही क्लासिफाइड किया गया है, लेकिन जो सूक्ष्म होते हैं उनको हमने इसमें रखा है, किसने, ऑस्टवाल्ड टिप्पो ने रखा हुआ है। कब रखा है, 1942 में रखा हुआ है, मतलब दिया था ये। तो ठीक है, और शैवाल के बारे में अगर हम कुछ और चीज़ें जान लेते हैं तो इसमें शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, खारे जल में पाए जाते हैं और खाद्य पदार्थ जो इनका होता है वो किस खाद्य पदार्थ को किस फॉर्म में रखते हैं, स्टार्च के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, अगर हम यहीं कवक के बारे में जानते हैं तो इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, जबकि शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। और अगर हम कवक की बात करते हैं तो इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो म्यूकर है, रस्ट है, ये इसके कवक के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर एक और बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि कवक और शैवाल के संबंध को हम अगर बात करते हैं तो इनमें कैसा संबंध होता है, सहजीवी संबंध होता है, और इन्हीं का मिला जुला हुआ जो रूप होता है वो लाइकेन होता है, जो कि कहाँ देखने को मिलते हैं लाइकेन, ये ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलते हैं जहाँ पर वायु प्रदूषण कम होता है। ठीक है, वहाँ पर हमें ये लाइकेन दिखाई पड़ते हैं, और ये एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर्स भी माने जाते हैं लाइकेन जो होते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको इंडिकेटर, एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर भी मानते हैं, सहजीवी संबंध भी होता है किसमें, लाइकेन्स में, तो ये भी हमारे किस में आते हैं, थैलोफाइटा, मतलब लाइकेन्स भी हमारे किस में हो गए, थैलोफाइटा के मेंबर्स हो गए। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करते हैं, ये तो हमारी वर्गीकी ए ऑप्शन की बात हो गई। अनुवांशिकी के बारे में अगर हम जानते हैं तो अनुवांशिकी जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स को ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। ठीक है, और उन्होंने किस पे अध्ययन किया था, उद्यान मटर पे किया था।
ठीक है, उसके 7 कैरेक्टर्स थे, जो उद्यान मटर थे वो 7 कैरेक्टर्स को अपने दिखाता था। इसके पहले की जो हमने मिसलेनियस सीरीज दी थी, हमने अनुवांशिकी के बारे में आपको ब्रीफली बता रखा है। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो डी ऑप्शन आता है, डी ऑप्शन आता है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और इसी को ही अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये किसमें होता है? अगर हम ग्रीक भाषा में ही इसको बोलते हैं तो ओकस और लॉगस। ठीक है, ओकस और लॉगस में होता है। ठीक है, तो ओकस और लॉगस में होता है, ये कहाँ से है? ग्रीक भाषा से है। अगर हम पारिस्थितिकी की बात करते हैं तो इसको सबसे पहले अगर इस शब्द का प्रयोग किया था तो वो क्या होता है? अर्नेस्ट हैकल ने किया था। कब किया था अर्नेस्ट हैकल ने? 1866 में किया था। किसका किसका प्रयोग किया था? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। और इसका मतलब क्या होता है पारिस्थितिकी या लॉगस का मतलब देखिए क्या होता है? लॉगस का मतलब होता है अध्ययन करना, और ओकस का मतलब क्या हो जाता है? रहने का स्थान। तो रहने के स्थान के अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। ऐसा ही कुछ एक और टर्म आता है, इकोसिस्टम आता है, और इकोसिस्टम के बारे में भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं जिसको। और इस पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का जो प्रयोग किया है सबसे पहले, वो 1935 में एजी टांसले ने किया है। और हम इसमें इकोसिस्टम में हम क्या किसका अध्ययन करते हैं? जैविक और अजैविक के मध्य की अंतःक्रिया को हम जानते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। ऐसे ही एक और टर्म आता है हमारा बायोडाइवर्सिटी आता है, जैव विविधता के बारे में। बहुत ज़्यादा हमारा एनवायरनमेंट का जो ईवीएस का जो पार्ट है वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछा जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है, इस शब्द को सबसे पहले किसने प्रयोग में किया है? तो रोजन महोदय ने, डब्ल्यू जी रोजन ने दिया था। 1985 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1985 में दिया था। और अगर हम इसकी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो 1986 में विल्सन महोदय ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, वैसे ही एक और भी टर्म आता है हमारा, हॉट स्पॉट आता है। हॉट स्पॉट के बारे में भी पूछा जाता है। उष्ण स्थल या संवेदनशील स्थल भी इसको बोलते हैं। और इसको सबसे पहले किसने दिया था? नॉर्मन जो मायर थे, इन्होंने सबसे पहले दिया था। और कब दिया था? 1988 में दिया था। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि प्रजातियों को बचाने के लिए हॉट स्पॉट बनाए जाते हैं। प्रजातियां जो विलुप्त हो रही हुई होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं हमारे भारत में जो हॉट स्पॉट की संख्या है वो कितनी है? 4 है। और उन चारों के क्या नाम हैं? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, और इंडो बर्मा क्षेत्र, और सुंडालैंड। ये जो है भारत में 4 प्रकार के हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो पूरे विश्व में 36 प्रकार के जो है हॉट स्पॉट अभी तक हैं। अच्छा, हॉट स्पॉट में अभी तक अगर हम देखते हैं तो हम हॉट स्पॉट किसको कहेंगे कि ये हॉट स्पॉट है? तो जहाँ पर 30% जो है कि जीवों का या प्लांट्स का जो अभी जीवन है, जो पाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर, और 70% उनका अस्तित्व क्या हो गया हो? समाप्त हो गया हो। या ऐसे स्थान को हम हॉट स्पॉट कहेंगे, ऐसा कोई स्थान जहाँ विशेष, जहाँ पर 1500 स्थानीय प्रजातियाँ पाई जाती हों, उसको भी हम क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट कहते हैं। ठीक है, तो आई होप हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, और उसके साथ साथ में और भी ऑप्शंस के आपको जवाब मिल गए होंगे, उससे जुड़े हुए तथ्यों की जानकारी आपको मिली होगी। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम करते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? पहला दे रखा है ऑप्शन पौधों के अध्ययन से, बी दे रखा है पुष्पों के अध्ययन से, सी दे रखा है झाड़ियों के अध्ययन से, और डी दे रखा है वृक्षों के अध्ययन से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? झाड़ियों के अध्ययन से। झाड़ियों के अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं? डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आता है पुष्पों के अध्ययन को। पुष्पों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? पुष्पों के अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी। ANTHOLOGY। ठीक है, एंथोलॉजी बोलते हैं। अभी मैं इस पर लिख नहीं सकता हूँ, तो मैं आपको डिक्टेट करके ही बता सकता हूँ कि इसके ऑप्शन के जो भी हमारा ऑप्शन के थ्रू जो और भी तथ्य इसमें जो जुड़ते जा रहे हैं वो हम आपको डिक्टेट करके ही बता सकते हैं। अभी मेरे पास में यही एक ऑप्शन है। और इसके अगर हम डी ऑप्शन पे चलते हैं, वृक्षों के अध्ययन को हम अगर बात करते हैं, या पुष्पों के अध्ययन को हम अगर बात करते हैं, पुष्प व फल देने वाले वृक्षों के अध्ययन की बात करते हैं, तो हम सभी जानते हैं क्या बोलते हैं उसको? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा?
या राइट आंसर क्या होगा, डेंड्रोलॉजी का संबंध है किससे है, झाड़ियों के अध्ययन से है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एग्रोस्टोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा एंथोलॉजी। ठीक है, तो इसके एग्रोस्टोलॉजी हम किसको बोलते हैं, एग्रोस्टोलॉजी हम बोलते हैं घासों का अध्ययन, जो घास होती है उसके अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रोस्टोलॉजी बोलते हैं। फिनोलॉजी हम बात करते हैं, तो फिनोलॉजी यहाँ पर नहीं दे रखा हुआ है, तो फिनोलॉजी हम आगे बात करेंगे हम उसके बारे में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो फाइकोलॉजी में ए ऑप्शन दे रखा है कवक, बी दे रखा है शैवाल, सी दे रखा है विषाणु और डी दे रखा है ये सभी। तो फाइकोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करेंगे, शैवालों का अध्ययन करेंगे। तो कवक के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे फिर, तो कवक के अध्ययन को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी बोलते हैं, MYCOLOGY, माइकोलॉजी बोलते हैं। और ऐसे ही शैवालों के अध्ययन को तो हम जान ही चुके हैं कि फाइकोलॉजी बोलते हैं। और विषाणु के अध्ययन को क्या बोलेंगे, वायरोलॉजी बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे वहाँ पे, वायरोलॉजी बोलेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था। ए ऑप्शन दे रखा है लैमार्क तथा ट्रिवेरेनस ने, बी दे रखा है वॉन मॉल ने, सी दे रखा है पुरकिंजे ने और डी दे रखा है अरस्तु ने। तो यहाँ पर अगर आप जानते हैं तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा लैमार्क तथा ट्रिवेरेनस ने। ठीक है, अगर हम इस बी ऑप्शन की दे रखे हैं तो बी ऑप्शन का अभी नहीं पता चला है। सी ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं तो पुरकिंजे के बारे में, तो पुरकिंजे फाइबर्स के बारे में आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। पुरकिंजे फाइबर्स जो कि हमारे किससे रिलेटेड है, पुरकिंजे फाइबर्स हमारे हार्ट से रिलेटेड है। जब हम आपको सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम पुरकिंजे फाइबर्स के बारे में भी हम आपको डीपली बताएंगे भी वहाँ पे। एक और यहाँ पर बात आती है कि J.E. पुरकेनी ने प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, किसका प्रयोग किया था, प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग, जो कि आपने हम जब आपको जब हमने पढ़ाया था जंतु कोशिका के बारे में और पादप कोशिका के बारे में, तो वहाँ पर हमने प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी आपको बताया था, साइटोप्लाज्म बताया था, प्रोटोप्लाज्म बताया था। तो ये वहाँ से रिलेटेड आपका शब्द है। और डी ऑप्शन अगर आपका यहाँ पर, डी ऑप्शन क्या दे रखा हुआ है, अरस्तु दे रखा है। तो अरस्तु के बारे में हम जानते हैं कि अरस्तु को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं, जंतु विज्ञान का जनक भी बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं, अरस्तु को। और हमने CDP में भी पढ़ रखा है अरस्तु, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड भी इन्होंने ही दिया है अरस्तु ने, आगमन और निगमन विधि भी जो है अरस्तु ने ही दिया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जीव विज्ञान के जनक नाम से जाने जाते हैं, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ए ऑप्शन दे रखा है लैमार्क, बी दे रखा है डार्विन, सी दे रखा है इसमें अरस्तु और डी दे रखा है ट्रिवेरेनस ने। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिवेरेनस तो आप जान चुके हैं कि इसके पहले क्या हो चुका है। इसका सही ऑप्शन इसका क्या हो सकता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। कौन है इसके, अरस्तु हैं। तो अरस्तु के बारे में तो हमने इसके पहले अभी जान ही लिया है। इसके साथ साथ में हम ए ऑप्शन में चलते हैं, लैमार्क के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ इनसे जुड़े हुए तथ्यों को हम जानते हैं। तो लैमार्क ने सिद्धांत एक दिया था, विकासवाद का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था विकासवाद का सिद्धांत। और इसी में ही इन्होंने प्रयोग व अनुप्रयोग, यूज़ एंड डिसयूज़ के बारे में भी बताया था कि जो जैसे कि आपने पढ़ा होगा 10th में ही पढ़ा होगा, लैमार्किज्म और डार्विनिज्म पढ़ा होगा कि जिराफ के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, तो जिराफ के बारे में कि उनकी आगे की टांगें कैसी होती हैं, लंबी हो जाती हैं, गर्दन उनकी लंबी हो जाती है, इसके बारे में तो आपने कुछ कुछ आपको याद आ रहा होगा। और लैमार्क की एक बहुत ही फेमस बुक है फिलोसफिक जियोलॉजी। ये फिलोसफिक जियोलॉजी जो है ये इनकी फेमस बुक है लैमार्क की। ऐसे ही हम डार्विन के बारे में भी जानकारी लेते हैं, कुछ तथ्य जो है इनसे जुड़े हुए। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1809 में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1882 में हुई थी। 1882 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया था, क्रम विकास का सिद्धांत दिया था, एवोल्यूशन थ्योरी दी थी इन्होंने। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था, डार्विन ने ही दिया था। और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है, अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजाति की उत्पत्ति। ये जो है ये किसने दिया था, ये जो पुस्तक जो लिखी हुई थी ये डार्विन ने लिखी थी। बहुत ही फेमस बुक है
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। और हमने ट्रिवेरेनस के बारे में अभी इसके पहले ही हमने पढ़ा हुआ है कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले ट्रिवेरेनस ने और लैमार्क ने प्रयोग किया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो हम जानते हैं कि इसमें ए ऑप्शन क्या है, ओलेरीकल्चर है, बी दे रखा है हॉर्टिकल्चर दे रखा है, सी दे रखा है एग्रीकल्चर, डी दे रखा है फ्लोरिकल्चर। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। तो ओलेरीकल्चर फिर किसे कहेंगे, तो ओलेरीकल्चर बोलते हैं साकीय विज्ञान को, या सब्जी उत्पादन को हम क्या बोलते हैं, ओलेरीकल्चर बोलते हैं। ऐसे ही जब हम सी ऑप्शन पे जाते हैं तो सी ऑप्शन में एग्रीकल्चर की बात आती है। तो एग्रीकल्चर आप सभी जानते ही होंगे कि कृषि विज्ञान से संबंधित है। और फ्लोरिकल्चर फूलों से संबंधित या फूलों की खेती से संबंधित है फ्लोरिकल्चर। ठीक है, हमारा एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन क्या दे रखा हुआ है, घासों का अध्ययन किया जाता है, बी दे रखा है फलों का, सी दे रखा है फसलों का, डी दे रखा है तेल बीजों का अध्ययन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन ए है, घासों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है घासों का अध्ययन, एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत घासों का अध्ययन किया जाता है। तो फिर फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। और सी ऑप्शन फसलों का अध्ययन फिर क्या कहलाता है, तो सस्य विज्ञान कहलाता है या एग्रोनॉमी कहलाता है। ठीक है, सस्य विज्ञान या एग्रोनॉमी कहलाता है। और तेल बीजों का जो है अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, स्पर्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पर्मोलॉजी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका क्या होगा, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, घासों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान या नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है या क्या कहलाएगा। तो ए इसमें दे रखा है नामकरण, बी दे रखा है वर्गीकी, सी दे रखा है पहचान और डी दे रखा है वर्गीकरण। तो इसमें सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, वर्गीकरण या वर्गीकी बोलते हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन के बारे में अभी हमने इसके जस्ट पहले पढ़ा है। और अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर वर्गीकरण या वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कैरोलस लीनियस जो हैं, कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले द्विपद नाम पद्धति दी थी। द्विपद नाम पद्धति क्या होती है, द्विपद नाम पद्धति का मतलब होता है, एक होता है जो है आपका स्पीसीज होती है और एक होता है आपका जीनस, एक जीनस होती है एक स्पीसीज होता है। जब हम किसी भी जैसे कि मान लीजिए वनस्पति में मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का क्या होता है, वानस्पतिक नाम क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका होता है। और अगर हम बात करते हैं नीम का तो एजाधीर एक्टा इंडिका होता है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम बात करते हैं या होमो सैपियंस सैपियंस होता है, तो इसमें से जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है, वंश का नाम होता है, और दूसरा क्या होता है, जाति का नाम होता है, या एक जीनस होता है और एक इसमें क्या होता है, स्पीसीज का नाम होता है। तो ये किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। ठीक है, और अगर हम जब बात करते हैं यहाँ पर वर्गीकी की, जब हम बात करते हैं तो वर्गीकी के बारे में हम ऐसे जानते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता चल गया होगा। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान या नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, इसमें क्या कहलाएगा, वर्गीकी कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए आज का जो मिसलेनियस सीरीज़ था ये आज तक यहीं तक है। आगे भी आपको मिसलेनियस सीरीज़ बॉटनी से और जूलॉजी से मिलती रहेंगी।